हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का DDM स्कूल ऑफ नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशंस की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आई एम प्रदीप कुमार, असिस्टेंट लेक्चरर इन DDM स्कूल ऑफ नर्सिंग। टुडेज आई एम डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं रेस्पिरेशन की, श्वसन की जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये कैसे संपन्न होती है। आइए आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग सभी जानते हैं कि हमको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट होती है या क्या आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता हमें बहुत ही अत्यधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही हम जो भी भोजन करते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देख सकते हो डायग्राम में कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है और सीधे हमारे लंग्स में एंटर कर रही है। इसके बाद में ये जो भोजन होता है, भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें एनर्जी प्रदान करती है। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि हम जो भी बाहर से फूड लेते हैं, मतलब भोजन लेते हैं, भोजन हमारे शरीर के अंदर आकर के वह ग्लूकोज की फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है और ये है ग्लूकोज C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है 6O2। जब ये इसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस वाटर H2O प्लस ATP एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी की सेल्स में ATP के रूप में, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा ATP का निर्माण किया। इसमें से हम ATP को स्टोर कर लेते हैं हमारी सेल्स में, और जो वाटर होता है, वाटर को भी हम हमारी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% भाग वाटर होता है। तथा यहाँ पर बचता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी में कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इसे क्या करते हैं, वापस बाहर लंग्स के माध्यम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के माध्यम से हम इसे बाहर कर देते हैं। अब देखिए, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा CO2 का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है। कौन सी प्रोसेस में यह शामिल होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना रेस्पिरेशन की प्रोसेस में शामिल होता है। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, इस प्रोसीजर को या इस प्रोसेस को संपन्न करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, या हम इस प्रकार से बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यह जो ट्रैक्ट होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तथा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेज़ल कैविटी होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई होता है और लंग्स होता है। आइए आगे देखते हैं, इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से शामिल होते हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो हमारा इतने पार्ट से ऊपर का होता है, और उसके नीचे जो होता है ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट हम देखते हैं ऑर्गन्स। नोज़ सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है फेरिंग्स। उसके नीचे होता है लैरिंग्स, इसे हम वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं, या कंठ या गला, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जो भी हम बोलते हैं, तेज़ बोलना, स्लो बोलना, ये डिपेंड होता है हमारे लैरिंग्स के ऊपर, या आवाज़ कैसी निकालनी है ये भी हम डिपेंड होता है लैरिंग्स के ऊपर।
उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये समझाने के लिए दिया हुआ है फूड पाइप, जिसे कहते हैं आहार नाल। हमारी नोज़ वाला पार्ट और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट दोनों ही आकर के फेरिंग्स में मिलते हैं, इसीलिए फेरिंग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं ये होता है हमारा ट्रेकिया, उसके नीचे होता है लंग्स, लंग्स के नीचे होता है हमारा डायफ्राम। अब जो हमने ऑर्गन्स देखे हैं, इन ऑर्गन्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा था नोज़ और नेसल पासेस, ये होता है नोज़ और ये होती है नेसल कैविटी। देखिए, नेसल पासेस में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो हाफ लीटर म्यूकस प्रतिदिन सिक्रीट करता है। जो हमारी नोज़ होती है, नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो प्रतिदिन हाफ लीटर म्यूकस को निकालता है। और इस म्यूकस का काम होता है कि बाहर से जो एनवायरनमेंट होता है उससे जो भी एयर हम ऑक्सीजन के रूप में अंदर लेते हैं, उसमें जो धूल के कण, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोवेव्स होते हैं, उनको शरीर में जाने से रोकना। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट नहीं हो तो ये जो वायरस, बैक्टीरिया है, डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएंगे तथा ये हमारे फेरिंग्स में, लैरिंग्स में या लंग्स में या ट्रेकिया में जा कर के इन्फ्लामेशन को या वेरियस टाइप के डिसीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट होती है और ये इस प्रकार के धूल के कण, वायरस, बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में अंदर एंटर करने से प्रोटेक्ट करती है या रोकती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये है हमारा फेरिंग्स, जिसे कहते हैं ग्रसनी। इसका काम यह होता है, देखिए, ग्रसनी रेस्पिरेटरी सिस्टम तथा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है ये ग्रसनी होती है या फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के ठीक नीचे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स के बाद में हमारा जो ट्रेकिया अलग डिवाइड हो जाता है और विंड पाइप या फूड पाइप जिसे कहते हैं ये अलग डिवाइड हो जाता है, क्योंकि फूड पाइप का काम होता है फूड को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लेकर जाना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट का वर्क होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसे ट्रेकिया में ले जाना, ट्रेकिया से लंग्स में, और रेस्पिरेशन की प्रोसीजर के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे इसी के द्वारा बाहर निकालना। आइए आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आप देख सकते हो डायग्राम में अच्छे से आपको क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा कि नोज़ कहाँ पर है। नोज़ हमारी ये है, यहीं पर नेसल वेस्टिब्यूल्स होता है, और उसके बाद ये नोज़ कैविटी होती है। नोज़ कैविटी से एयर होती हुई यहाँ पर आती है और यहाँ से इस तरफ हमारे ट्रेकिया में जा कर के हमारे लंग्स में चली जाती है। किंतु जब हम किसी फूड को लेते हैं यहाँ से माउथ के द्वारा, तो ये माउथ से इस प्रकार से फूड आता है और यहाँ से सीधे इसी पाइप से अंदर ईसोफेगस में चले जाता है। अब यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट ये कहलाता है फेरिंग्स। आगे समझेंगे हम फेरिंग्स कहाँ पर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं। ये फेंटोसाइनस होता है, ये स्पेनोसाइनस होता है। आगे देखते हैं। इस डायग्राम को मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बट एक बार और आप देख करके यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हैं कि फेरिंग्स कहाँ पर होता है। फेरिंग्स यहाँ पर होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फेरिंग्स वाले पार्ट के ठीक नीचे ट्रेकिया अलग डिवाइड हो जाता है तथा जो फूड पाइप है ये अलग डिवाइड हो जाता है। देखिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। ठीक फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स में ग्लोटिस, एपिग्लोटिस होता है जो कि फूड को और एयर को अलग अलग करने का काम करता है। देखते हैं आगे। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारा नोज़ वाला पार्ट होता है। यहाँ से सीधे ऑक्सीजन आती है और इस प्रकार से हमारे ट्रेकिया में जा कर के लंग्स में चली जाती हैं। सेकेंडरी होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
आप इसमें ठीक से देख सकते हैं कि ये हमारी टंग है, यहाँ से हम ये फूड दिखाया गया है, जो कि जब हम फूड को इनहेल करते हैं या फूड लेते हैं तो ये यहाँ से सीधा इस प्रकार से होते हुए हमारे ईसोफेगस के अंदर और फिर स्टमक के अंदर इंटर कर जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है एपिग्लोटिस का। ये आपको दिखाई दे रहा है, एपिग्लोटिस यहाँ पर होता है और ग्लोटिस यहाँ पर होता है। यहाँ से यहाँ पर एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जिस समय हम फूड को अंदर लेते हैं ये क्लोज़ हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ से टंग से फूड लेते हैं, यहाँ पर ग्लोटिस होता है, ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो हमारा फूड सीधे हमारे ईसोफेगस में चला जाता है। अगर यह ग्लोटिस या एपिग्लोटिस अपना काम नहीं करेगा तो ये फूड आकर के सीधा ट्रेकिया में चले जाएगा और ट्रेकिया से सीधे लंग्स में, और जैसे ये लंग्स में जाता है तो ये लंग्स तुरंत ही इसे बाहर कर देता है बहुत तेज़ी से। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा जब हम ऊपर से पानी पीते हैं या वाटर को लेते हैं तो हमें पानी एकदम नोज़ से भी बाहर आ जाता है, माउथ से भी बाहर आ जाता है। इसका रिएक्शन ये होता है कि कुछ मात्रा में वाटर हमारे लंग्स में चले जाता है। लंग्स उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि लंग्स का काम है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अगर आप उसमें वाटर या फूड जैसी चीज़ को डाल देते हो तो ये तुरंत ही उसे क्या करता है, बाहर कर देता है और एकदम फास्टली बाहर करता है। अब आगे देखते हैं लैरिंग्स। ठीक फेरिंग्स के नीचे ये आप देख सकते हो, ये फेरिंग्स होता है, उसके नीचे यहाँ पर लैरिंग्स होता है जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन होता है कि साउंड को प्रोड्यूस करना, और उसके बाद में ये नीचे होता है ट्रेकिया। आइए हम देखते हैं लैरिंग्स क्या होता है, इसका क्या काम होता है। लैरिंग्स में ही पाया जाता है एपिग्लोटिस। देखिए, लैरिंग्स फेरिंग्स तथा ट्रेकिया को जोड़ता है। लैरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स तथा ट्रेकिया को जोड़ता है। ये फेरिंग्स हो गया और ये ट्रेकिया हो गया, ये लैरिंग्स को भी जोड़ता है, ये फेरिंग्स को और ट्रेकिया को जोड़ने का काम करता है, जिसका मुख्य काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना। लैरिंग्स के द्वारा ही हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड्स भी इसे ही कहते हैं। लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली लिफ के समान वॉल्व होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहीं पर लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक क्या होती है, पतली सी लिफ के समान वॉल्व होती है जिसे क्या कहते हैं, हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये यहाँ पर आपको एपिग्लोटिस दिखाया गया है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस का। अब देखते हैं एपिग्लोटिस का काम क्या होता है। जब भी कुछ निगलना होता है तो यह एपिग्लोटिस ट्रेकिया द्वार को बंद कर देता है, जिससे फूड ट्रेकिया में एंटर नहीं कर पाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमें कुछ निगलना होता है, जो निकला हुआ प्रोडक्ट होता है या फूड होता है, वो सीधे ईसोफेगस के माध्यम से स्टमक में चले जाता है। किंतु यहाँ पर ग्लोटिस होता है, अगर ये बंद नहीं होगा तो ये हमारे लंग्स में चले जाएगा। किंतु जब हम फूड लेते हैं यहाँ से तो ग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और फूड हमारा सीधा ईसोफेगस के माध्यम से सीधे स्टमक में चले जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। हमें यहाँ पर मेनली देखना है लैरिंग्स। ये होता है लैरिंग्स, नीचे होता है ट्रेकिया और ईसोफेगस दिखाया गया है ठीक उसके पीछे। देखिए, जैसे ही हम यहाँ माउथ से किसी फूड को लेते हैं, भोजन को लेते हैं, तो फूड हमारे टंग से होते हुए जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो वेरियस टाइप के एंजाइम्स के द्वारा छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर के यहाँ से इस प्रकार नीचे की ओर आते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये टंग से सीधे आता है फेरिंग्स में, ग्रसनी में, और यहाँ पर होता है एपिग्लोटिस। अगर एपिग्लोटिस यहाँ से खुला रहेगा तो ये इस तरफ लंग्स में आ जाएगा। एपिग्लोटिस अगर खुला रहेगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये सीधे ट्रेकिया में चला जाएगा। किंतु एपिग्लोटिस का काम होता है कि
बंद हो जाना, जिस समय हमारा यहाँ से फूड आ रहा होता है इस प्रकार से फेरिंग्स के नीचे, जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है ग्लोटिस क्या करता है, अपने द्वार को, ट्रेकिया के द्वार को बंद कर लेता है, जिससे कि हमारा फूड सीधे ईसोफेगस के माध्यम से कहाँ चले जाता है, स्टमक में चले जाता है। और ये डायग्राम में दिखाया गया है ईसोफेगस। इस प्रकार से एपिग्लोटिस यहाँ पर वर्क करता है। इसके अलावा लैरिंग्स में क्या क्या होता है, सुपरग्लोटिस होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है, ग्लोटिस होता है, सब ग्लोटिस होता है। मेनली लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड होता है इसका काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना। अगर हमें तेज़ी से बोलना है या किसी प्रकार की आवाज़ निकालनी है तो वो फंक्शन करता है लैरिंग्स, ये काम होता है लैरिंग्स का। आइए आगे देखते हैं। लैरिंग्स यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो। ये होता है ग्लूटिस का स्ट्रक्चर, ये होता है वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, ये हमारा थ्रॉट होता है जिसे हम कंठ या गला भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से हमारा फूड आता है और ईसोफेगस से अंदर चले जाता है। इस प्रकार से यहाँ से नोज से एयर आती है, ऑक्सीजन आती है और ये सीधे हमारे ट्रेकिया के द्वारा लंग्स में चली जाती है। अब हमने पढ़ लिया है नोज़, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। अब हमें पढ़ना है लैरिंग्स के नीचे वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। आप देख सकते हो यहाँ तक लैरिंग्स होता है, यहाँ तक लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया आ जाता है। ये है ट्रेकिया का स्ट्रक्चर। यहाँ से फूड पाइप और ट्रेकिया दोनों ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जिस समय ट्रेकिया और फूड पाइप अलग अलग डिवाइड होते हैं तो दोनों का फंक्शन अलग अलग हो जाता है। जैसे कि ट्रेकिया मतलब होता है श्वास नली। ट्रेकिया लैरिंग्स से आगे चलकर थोरेसिक कैविटी में एंटर कर जाती है। इस प्रकार से थोरेसिक कैविटी में ये अंदर एंटर कर जाती है, क्योंकि ये जो कैविटी होती है ये कैविटी कहलाती है थोरेसिक कैविटी। अब देखिए ट्रेकिया की कुल लंबाई 10 to 11 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया के वॉल पर 16 to 20 तक सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जिनका काम ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी शेप के रिंग्स बने हुए हैं जो 16 से 20 होते हैं। इनका काम होता है ट्रेकिया को सिकुड़ने से तथा चिपकने से बचाना। आई होप स्टूडेंट कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इस तरफ भी देख सकते हो, ये लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स के ठीक नीचे ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया में 16 to 20 सी शेप की रिंग होती है जो ट्रेकिया को चिपकने से सिकुड़ने से बचाती है। और ट्रेकिया की कुल लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। आगे चल के जो ट्रेकिया होता है ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, ये लैरिंग्स होता है, ये ट्रेकिया होता है, ये राइट ब्रोंकाई, ये लेफ्ट ब्रोंकाई। आप इस स्ट्रक्चर में भी ठीक से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये होता है हमारा विंड पाइप या ट्रेकिया। ट्रेकिया इस प्रकार से इतनी लंबाई का होता है और ये राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स में डिवाइड हो जाता है। और जैसे ही ट्रेकिया डिवाइड होता है ये अपनी ब्रोंकस को बनाता है, ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। और ब्रोंकस आगे चल के ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होती है और ब्रोंकियोल्स आगे चल के एल्वियोलाई में कन्वर्ट होती है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारा लंग्स। जैसे ही लंग्स का काम स्टार्ट होता है, लंग्स के अंदर एयर आती है। आप देख सकते हो ये लंग्स का डायग्राम है। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो लंग्स होता है वो किससे घिरा हुआ होता है, रिब केज से। हमारी जो रिब्स होती है, रिब्स एक कैविटी बनाती है जिसके अंदर हमारा लंग्स और हमारा हार्ट सेफली रहता है और वो अपना काम अपने समय पर करता है। लंग्स के आउटर में एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राइट लंग्स
लेफ़्ट लंग्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि लेफ़्ट लंग्स के नीचे यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, इसीलिए राइट लंग्स लेफ़्ट लंग्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, लेफ़्ट लंग्स हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। अब देख सकते हैं ये रिब केज है। रिब केज के अंदर हमारा जो लंग्स होता है और हार्ट होता है वो शेप होता है। यहाँ पर दिया हुआ है लंग्स एंड हार्ट्स और ये रिब कार्टिलेज। अब आप देख सकते हैं ये है हमारा लंग्स। लंग्स हमारे दो लंग्स होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल फिशर होता है और ऑब्लिक्यूल फिशर होता है। आगे देखते हैं लंग्स को और क्लियरली। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राइट लंग्स एंड लेफ़्ट लंग्स। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इन्फीरियर लोब। एंड लेफ़्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर लोब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ़्ट लंग्स के पास में या बैक में हार्ट होता है, इसीलिए हमारा राइट लंग्स जो होता है वो बड़ा होता है लेफ़्ट लंग के कंपैरिजन में। और राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। एंड लेफ़्ट लंग्स में सुपीरियर और इन्फीरियर सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में ब्रोंकियोल्स के अंत में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्वियोलाई या कुप्पिका कहते हैं और इसी एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई तथा सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियाई बनाती है ब्रोंकियोल्स को। ये देख सकते हैं आप एक पतली ट्यूबनुमा संरचना होती है जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के बाद में एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई और इन्हीं एल्वियोलाई में गैसेस का आदान प्रदान होता है। अब देखिए व्हाट आर द एल्वियोलाई। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं ब्रोंकियोल्स के बाद में जिसे कहते हैं एल्वियोलाई। एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम आता है जिसमें कुछ प्रेशर्स होता है। प्रेशर के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में यह मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, कहाँ होता है। एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mmHg होता है। क्यों इतना mmHg ये प्रेशर होता है ऑक्सीजन का? क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है जिसके कारण इसका प्रेशर कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 mmHg, जबकि ब्लड वेसल में इसका प्रेशर होता है 40 mmHg। मतलब जब ये ऑक्सीजन में हमारी ब्लड वेसल में चली जाती है तब इसका प्रेशर कम हो जाता है। अब देखिए एल्वियोलाई में प्रेजेंट CO2 का प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में इसका प्रेशर 45 mmHg होता है। जैसे ये ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही है और ये ब्लड वेसल्स होती है एल्वियोलाई की। यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई में चली जाती है और इधर से जो ऑक्सीजन आती है इसका प्रेशर होता है 104 mmHg। ये ऑक्सीजन सीधे ब्लड वेसल्स में चली जाती है और ये यहाँ से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर लेती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप आगे देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लड कैपिलरीज़ होती है। ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर
ऑक्सीजन से ली जाती है और यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आकर के वापस लंग्स में और लंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेज़ल कैविटी में और बाहर हो जाती है और उसी प्रकार से ऑक्सीजन अंदर आकर के ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाती है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। बाकी का हम जो रेस्पिरेशंस की प्रोसेस होती है वो कैसे कंप्लीट होती है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।